Hello. So in this video we will talk about मनी मल्टीप्लायर। ये क्या होता है, इसके फार्मूलाज क्या होते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखेंगे और क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है और कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ मनी मल्टीप्लायर, क्या होता है ये। देखो, मेरे एक टीचर थे, वो बार बार ये चीज़ बोलते थे कि जब भी कोई चीज़ समझनी हो तो उसके नाम से शुरू करो, उसके नाम को तोड़ करके समझने की कोशिश करो। तो एक बारी इसके नाम में ढूंढते हैं कि क्या कुछ मिलता है इधर। देखो, ये बोल रहा है मनी मल्टीप्लायर, यानी कि मनी को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 100 रुपये एक मनी है तो ये बढ़ जाए, 500 रुपीज़ हो जाए, 1000 रुपीज़ हो जाए, इस तरह की कुछ चीज़ हो। और यही एक्चुअल में चीज़ होती भी है मनी मल्टीप्लायर में। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर इज अ अमाउंट बाय विच बैंक जनरेट टोटल मनी फ्रॉम एवरी सिंगल यूनिट ऑफ मनी एज अ बेस मनी। अगर बैंक को आप 100 रुपीज़ ऑफ मनी दे दो तो क्या ये इससे ज़्यादा मनी जनरेट कर सकती है? अगर हाँ तो कितना? आप देखेंगे ये डिपेंड करता है आपका फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम पे, कि बैंक को कितना पैसा अलाउ किया गया है बैंकिंग सिस्टम में लोन देने के लिए और एज अ रिजर्व के रूप में रखने के लिए। एक सीआरआर और एसएलआर का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। बेसिकली होता क्या है कि अगर 100 रुपीज़ बैंक के पास कहीं से आए, किसी ने डिपॉजिट किए, कहीं से भी आए इसके पास, ठीक है, तो अल्टीमेटली बैंक उसको क्या करने की कोशिश करती है, उसको लेंड आउट करने की कोशिश करती है, उसको किसी को वो लोन में देने की कोशिश करती है। तो क्या बैंक इस पूरे के पूरे 100 रुपीज़ को लोन में देगी? नहीं। आरबीआई कहता है कि इसका कुछ फ्रैक्शन आपको रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा, कुछ हिस्सा। सपोज अगर आरबीआई ने कहा कि 10% आपको रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा, तो 100 रुपीज़ से 10% बैंक क्या करेगी, अपने पास या फिर आरबीआई के पास रखेगी, और बचेगा इसमें जो 90 रुपीज़, यही आगे लोन के रूप में किसी को देगी। ठीक है, तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में। सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली रिजर्व कितना रखना पड़ रहा है बैंकों को। तो अगर इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें सिंपल वर्ड में, तो ये बताता है, ये इंडिकेट करता है मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कि हाउ मच द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कैन इंक्रीज फ्रॉम न्यू मनी इंजेक्टेड इन बैंकिंग सिस्टम। अगर हम बैंकिंग सिस्टम में नए 100 रुपये को अगर इंजेक्ट करें तो टोटल नया मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना इंक्रीज हो जाएगा। एक एक चीज़ आपको एकदम अभी क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे ये स्लाइड मूव करेगी। मे बी ये टेक्निकल साउंड कर रहा होगा फॉर सम ऑफ द पीपल, लेकिन अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंकिंग आपको समझा दिया कि कैसे ये चीज़ें अफेक्ट करती है इसको। इसमें क्या होता है बेसिकली कि बैंकों को ये रिक्वायर्ड होता है कि आपको एक छोटा सा हिस्सा, अ स्मॉल फ्रैक्शन, जो भी कस्टमर ने आपके यहाँ डिपॉजिट किया है उसको कैश रिजर्व के रूप में आपके यहाँ रखना पड़ेगा। उसको आप लोन के रूप में नहीं दे सकते। बाकी जो पैसा बचेगा 100 रुपीज़ से 10 रुपीज़ आप एज अ रिजर्व रखो, 90 रुपीज़ आप क्या करो, लोन के रूप में दे दो। ठीक है, अब फार्मूला इसका क्या होता है, देखो यहीं से आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। फार्मूला होता है आपका 1 = ये, इसको डिवाइड कर दो आप किससे, आपको रिजर्व रेशियो से। तो रिजर्व रेशियो क्या हुआ, बोला आपको पीछे मैंने कि ये मैंडेटरी परसेंटेज है जो बैंक को हमेशा रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, और ये गाइडलाइन है किसकी, आरबीआई की। इसका हमेशा उल्टा रिलेशन होगा। सपोज अगर मान लो कि 10% यहाँ पे रिजर्व रेशियो है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 10 निकल करके आएगा। ये हो जाएगा आपका मनी मल्टीप्लायर, एम का आप वैल्यू निकालोगे तो। अगर हम इसको इंक्रीज कर दे, 10 को 20 कर दे, अभी आप थोड़ा पेशेंस रखो, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर सिर्फ फोकस करो। चीज़ें अगर लास्ट स्लाइड तक क्लियर नहीं हुई तो आप फिर बताना, मुझे कमेंट करके आप बोलना। ठीक है, तो अगर इस 10 को अगर 20 कर दें तो अब कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका वैल्यू जो है वो 5 निकल के आएगा। इसी तरीके से 1 बटा अगर आर की वैल्यू 50 कर दे तो इसकी वैल्यू 2 निकल करके आएगी, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम आर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो एम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे आर अगर 10 था तो यहाँ 10 आ रहा था एम की वैल्यू,
यहाँ पे अगर आर को हमने रिजर्व को 20 किया, 20% किया, तो इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 5। उसके बाद अगर हमने इसको 50 किया तो इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 2। यानी जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं रिजर्व रेशियो को, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। तो देर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, रिजर्व रेशियो एंड मनी मल्टीप्लायर। जब हायर रिजर्व रेशियो होगा, अगर 10 से 20 हो जाए, तो उस बैंक के पास क्या होगा, लेस मनी बचेगा लोगों को देने के लिए। जैसे 100 रुपीज़ था और 10% अभी रिजर्व रेशियो है, तो बैंक के पास कितना बचा, 90 रुपीज़ बचा। अगर इसको इंक्रीज करके 10% को 20% कर दिया जाए, तो बैंक के पास क्या होगा, 80 रुपीज़ ही बचेगा, क्योंकि 20% उसको रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। 80 रुपीज़ जो है वो उसको बाकी लोन के रूप में दे सकती है। वहीं इंक्रीज करके इसको अगर 50% कर दिया जाए, तो 50 रुपीज़ बचेगा सिर्फ लोन देने के लिए। तो जितना कम लोन देने के लिए बचेगा, उतना क्या होगा, ये मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करेगा और उतना कम मनी मल्टीप्लायर होगा। कैसे समझते हैं इसको, देखो होता कैसे है ये। अगर मान लो, फिर से वही ले लेते हैं, इजी रहेगा ये, 10% लेते हैं कि रिजर्व रेशियो 10% है, तो मनी मल्टीप्लायर को ये करोगे तो कितना आएगा, हमने पीछे कर दिया है, 1/10% करोगे, इसको एडजस्ट करोगे, ये ऐसे देखो कैलकुलेट कर देता हूँ मैं आपको, आसान रहेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 10 से 10 डिवाइड होगा, ये 10 आएगा इसका। इसका सिंपल मतलब है कि बैंक के पास 100 रुपये आए, उसने 10 रुपीज़ रखे रिजर्व के रूप में, 90 रुपीज़ जो है वो क्या किया, किसी को लोन के रूप में दे दिया। अब यहीं से कैच जो है वो शुरू होता है, समझो इसको। तो ए बैंक था कोई, इसके पास किसी डिपॉजिटर ने 100 रुपये के आकर के दे दिए, जमा कर दिए अपने अकाउंट में। तो ये बैंक क्या करेगा, इसका 10% रखा रिजर्व के रूप में, यानी 10 रुपीज़, और 90 रुपीज़ जो है वो किसी को लोन के रूप में दे दिया। अब ये किसी भी तरीके से ये 90 रुपीज़ वापस से किसी बैंक में जाकर के जमा हो जाएगा, उस पर्सन ने जाकर के जमा कर दिया जिसको लोन में मिला, या किसी भी तरीके से वो वापस से बैंकिंग सिस्टम में घूम करके आ जाती है। तो मान लो कि ये बैंक बी में वापस से आ गई ये 90 रुपीज़, तो अब बैंक बी सिमिलर चीज़ करेगा, वो 10% रुपीज़ रखेगा रिजर्व के रूप में, क्योंकि आरबीआई ने मैंडेट कर रखा है कि 10% आपको रखना होगा। उसके बाद बचेगा उसके पास कितना, 90 का 10% कितना होगा, 9 रुपीज़, तो बचा कितना, 81 रुपीज़। 81 रुपीज़ किसी को लोन के रूप में वो दे देगी, वापस ये किसी बैंक में जाकर के जमा हो जाएगा। सपोज सी बैंक में ये चला गया, ए से बी में गया, बी से सी में मतलब कि जो आपका जो लोन लिस्ट लिया होगा उसने जाकर के जमा कर दिया, या किसी और ने किया, अल्टीमेटली घूम करके बैंकिंग सिस्टम में आएगा ही आएगा ये पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे 81 रुपीज़ इसके पास आ गए। अब ये क्या करेगा, ये भी सिमिलर चीज़ करेगा। देखो 10% रखेगा, यानी कि इसका लगभग 8 रुपीज़, 8.1 रुपीज़ रखेगा, और बाकी कितना बचेगा, आप इसको माइनस कर लो, लगभग 72 रुपीज़ इसके पास बचेंगे। फिर यही पैसा वापस से या फिर ए बैंक में आ जाए, बी में आ जाए, या डी में कहीं पे आ जाए। ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये जाकर के जीरो ना हो जाए, ये बैंक में आगे जाने लायक बचे ही ना। ठीक है, लेकिन तब तक ये इतना मल्टीप्लाई हो चुका होगा कि ओवरऑल मनी सप्लाई को इंक्रीज कर चुका होगा वो, और कितना बढ़ चुका होगा, इसको आप जब देखोगे, अगर मैनुअली आप ट्रैक करोगे, तो 10% पे ये जाकर के 1000 रुपीज़ क्रिएट कर देगा। क्लियर हो रहा है ये चीज़, 1000 रुपीज़ क्रिएट करेगा। इसका सिंपल वही फॉर्मूला आपको बात बता रहा था, जो पीछे हमने फॉर्मूला देखा था, 1/r। 100 रुपीज़ से कितना क्रिएट हो गया, 1000 रुपीज़। फॉर्मूला भी वही बोल रहा था कि अगर r 10% है, 1/r, अगर r 10% था, तो ये कितना इसका सॉल्व करने में आ रहा था, 10 आ रहा था। यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो ये 10x मल्टीप्लायर क्रिएट करेगी, अपने आप को 10x इंक्रीज कर लेगी इकोनॉमी में, और बढ़ करके जब 10x हो जाएगा तो कितना होगा, 1000 रुपीज़। क्लियर। वहीं अगर ये 200 होता, तो ये 2000 रुपीज़ बढ़ करके हो जाता। समझ पा रहे हो आप। तो ये इस तरह से इस पूरे के पूरा जो प्रोसेस होता है, उसको मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है ना। जैसे ही हम किसी भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो पैसा घूम करके वापस से आता है, फिर वो 10% बैंक रखेगी, और ये सब्सिक्वेंट जो है वो साइकिल चलता रहेगा अल्टीमेटली, जब तक ये पैसा पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। और लास्ट में आप देखेंगे कि ये सिंगल 100 रुपीज़ एक बेस मनी जो था बैंक के पास आया, उसने क्या किया कि टोटल मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, कितना, 10x इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करके निकालो। लेकिन जब मनी ज़्यादा होती है, कि बिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं इकोनॉमी में, तो आप मैनुअली नहीं कर सकते, आप सीधे फॉर्मूला पुट करो और हो जाएगा।
ठीक है, जैसे आज के समय में आप देखोगे कि सीआरआर एसएलआर को आप मिला दो दोनों कॉन्सेप्ट को, तो लगभग 22% के आसपास ये बनता है। यानी कि 22% आज के समय में बैंक को रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करें 22% को, चलो एक होल ले लेते हैं, 20% इसको कर देते हैं, तो 1/20 अगर आप करोगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 5। यानी कि आज के बैंकिंग सिस्टम में अगर बैंक के पास 100 रुपये आते हैं तो ये क्या है, इसका 5 गुना मल्टीप्लायर क्रिएट करेगा। यानी कि ये 100 रुपीज़ बढ़ करके 500 रुपीज़ का मनी सप्लाई क्रिएट कर देगा इकोनॉमी में। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपका कि उस समय रिजर्व रेशियो इकोनॉमी में कितना चल रहा है, ये सब इसी बात पे डिपेंड करेगा। चलो आगे और समझाते हैं, रियल वर्ल्ड थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं कि मनी मल्टीप्लायर के क्या यहाँ पे यूज हो सकता है बेसिकली। तो देखो, सबसे पहले इसको मॉनेटरी पॉलिसी को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मनी जो आपके पॉलिसी मेकर होंगे वो इसको यूटिलाइज करते हैं कि कैसे इकोनॉमी में मनी का जो सप्लाई होता है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके या फिर इंक्रीज किया जा सके। हमने देखा ना, जैसे मान लो कि इन्फ्लेशन की कंडीशन है, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में यूजुअली क्या होता है, मनी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मनी होगी मार्केट में, तो उस अगर मनी को सक कर लिया जाए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको करने के लिए क्या किया जा सकता है कि ये जो 1/r था, इसमें अगर r को हम इंक्रीज कर दें, जैसे पहले अगर r 10% था तो 1000 रुपीज़ का मल्टीप्लायर क्रिएट कर रहा था, मतलब 10x कर रहा था। 1000 रुपीज़ नहीं, डिपेंड करता है कि वो बेस मनी कितना होगा। 1000 नहीं लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं कि 10x कर रहा है। अब जितना बेस मनी उसका होगा उसका 10x कर दो आप, तो 10x कर रहा था ये। अगर इसको देखा हमने कि 20 कर दिया तो ये 5x कर रहा था। तो ये यहाँ पे पॉलिसी मेकर को पता है ये चीज़ कि अगर हम रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दें तो मल्टीप्लायर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज होगा इकोनॉमी में। तो इसको यूज कर करके, ये जो रिजर्व रेशियो है उसको यूज करके मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं कौन, जो पॉलिसी मेकर हमारे होते हैं वो। उसके बाद क्वांटिटी एजिंग जो होता है, क्वांटिटी एजिंग का मतलब कि जब रिसेशन आता है, रिसेशन का मतलब है कि जब लोग बहुत ज़्यादा, उनके पास पैसा कम होगा इकोनॉमी में, जब पैसा कम होगा तो वो खरीदेंगे बहुत ज़्यादा कम, परचेज कम करेंगे, ओवरऑल मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है इकोनॉमी में। तो इसको, इस चीज़ से उभरने के लिए इकोनॉमी को वो गवर्नमेंट क्या करती है कि क्वांटिटेटिव एजिंग जैसे टूल को लेके आती है। यानी कि लोगों को, जो आरबीआई हो गई, जैसे सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ कौन है, आरबीआई है, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करने का मतलब है कि बैंकों से बाय करेगी। जो बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, बैंक को बोलेगी कि आप हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दो, बदले में, इसके बदले हम आपको क्या देंगे, पैसे दे देंगे, लिक्विडिटी देंगे। लिक्विडिटी का मतलब कैश। तो कैश जब बैंकों को मिलेगा बहुत ज़्यादा, तो बैंकों के पास अल्टीमेटली जो कैश आया है वो क्या करेंगे, बैंक इसको किसी को लोन के रूप में देंगे, इससे नया क्रेडिट क्रिएट करेंगे। तो जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो अल्टीमेटली लोग इससे कुछ ना कुछ खरीदेंगे। अगर कार लोन के रूप में जाएगा तो कार खरीदेंगे, होम लोन के रूप में जाएगा तो आपका घर खरीदेंगे। इसी तरीके से इकोनॉमी में क्या होगा, लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी थ्रू क्वांटिटेटिव एजिंग, और फर्दर क्या करेगा कि अल्टीमेटली ये मल्टीप्लायर इफेक्ट को इंक्रीज करेगा, और धीरे धीरे ये रिसेशन से जो है इकोनॉमी आपकी उभरने लगेगी। डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी थोड़ी बूस्ट होगी, फर्म वगैरह अच्छे काम करना शुरू करेंगे, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इस तरह की चीज़ें होती है। उसके बाद है क्रेडिट क्रिएशन आपका, कि बैंक की जो कैपेसिटी है क्रेडिट को क्रिएट करने की, ये जो बैंक ने ही मल्टीप्लाई कर दिया था ना, 100 रुपीज़ की मनी को 1000 रुपीज़ कर दिया था, गिवन की उसके पास 10% आपका रिजर्व रखना था उस पैसे को। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटी होती है इसको क्रेडिट जनरेशन या क्रेडिट क्रिएशन के नाम से भी जाना जाता है, बैंक की इस कैपेसिटी को। तो ये क्या है, एक क्रूशियल ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। जब बैंक जो है लोन इशू करती है तो क्या होता है, ये आपका इट लीड टू इंक्रीज इन ओवरऑल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। लोगों के हाथ में पैसा जाता है तो क्या करती है, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदती है। जब ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगी तो कंपनी जो होगी उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बिकते हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसा आता है, वो फिर क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक है एक दूसरे से। फिर ये आपका असेस करने में हेल्प करता है ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम का हेल्थ होता है इकोनॉमी में। बेसिकली हर चीज़, ये जो पूरा का पूरा जो मल्टीप्लायर का प्रोसेस है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि बैंक जो है वो कितना लोन दे रहे हैं। ठीक है, उसी से आपका मल्टीप्लायर क्रिएट होगा। तो अगर मल्टीप्लायर अच्छा है तो इसका मतलब है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम की जो हेल्थ है वो अच्छी है। अगर वो कम दे रहे हैं तो फिर बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं जो है वो आपका
अलग डायरेक्शन में जा रही है, थोड़ी प्रॉब्लम में है, तो इफ़िशियंट है कि नहीं पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, ये समझने में मदद करता है कौन, आपका ये मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो वही सिग्निफिकेंस होगा कि ये आपका अलाउ करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, बाय व्हाट, बाय एक्सपैंडिंग द सप्लाई ऑफ मनी। अगर हम क्या करें, ओवरऑल ये जो आर था इसको डिक्रीज कर दें तो बैंकों के पास ज़्यादा बचेगा पैसा। जब ज़्यादा बचेगा पैसा तो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आएगा थ्रू लोन, तो मनी सप्लाई क्या होगा, एक्सपैंड होगा, इंक्रीज होगा। और अल्टीमेटली हमने देखा कि ये लोग इससे ज़्यादा परचेज करते हैं, फिर बिजनेसेस वगैरह बूस्ट होती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, ये सारा अल्टीमेटली लीड करता है किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को। फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल भी इससे होता है, पीछे हमने देख लिया हालांकि वो चीज़, यही आपका सिग्निफिकेंस में आएगा कि कैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आरबीआई क्या करेगी, ये जो आर होगा उसको इंक्रीज कर देगी, उसको एडजस्ट कर देगी वापस से, तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा, कम लोन देंगे, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा और इवेंचुअली आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो वापस से कंट्रोल में आ जाएगी। क्राइसिस मैनेजमेंट भी इसके जो थ्रू है वो होता है, क्योंकि इससे फॉरकास्ट कर सकते हो आप, पहले ही पता लगा सकते हो कि आने वाले समय में जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो कितना होगा इसके थ्रू। तो उस बेसिस पे आप किसी भी प्रॉब्लम को आने से पहले प्रेडिक्ट कर करके उसके लिए पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हो, जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो पॉलिसीज़ बना सकते हैं और समय से पहले ही स्टेप लेकर के पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमी को, ओवर जो पूरा ब्रॉड इकोनॉमी होता है उसको स्टेबलाइज कर सकते हो, क्राइसिस को आप मैनेज कर सकते हो पहले ही। ठीक है, क्या क्या फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं मनी मल्टीप्लायर को, तो सबसे पहला देखा हमने कि रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो 1/r फॉर्मूला ही है, तो जितना ज़्यादा आपका आर होगा उतना कम आपका मनी मल्टीप्लायर होगा, जितना कम आपका आर होगा उतना ज़्यादा आपका मल्टीप्लायर होगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो डिटरमाइन करता है वो रिजर्व रिक्वायरमेंट है। दूसरा है आपका पब्लिक प्रेफरेंस, कि पब्लिक के पास कितनी टेंडेंसी है अपने पैसे को डिपॉजिट करने की बैंक के पास। हमने देखा कि 100 रुपीज़ बैंक में आए, उससे 1000 रुपीज़ का आपका क्रिएट हुआ क्या, मल्टीप्लायर, गिवन कि आपका 10% रिजर्व रेशियो था। अगर मान लो कि ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने 100 रुपीज़ आकर के डिपॉजिट करने लगे बैंकिंग सिस्टम में, तो ये और ज़्यादा इससे क्रिएट होगा मनी सप्लाई, है ना। तो ये आपका पब्लिक प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो चाहते हैं अपने पैसे को बैंक में रखना, ना कि अपने हाथ में होल्ड करके रखना। उसके बाद ये बैंक के विलिंगनेस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना लोन देना चाहती है। अल्टीमेटली ये जो पैसा लोग बैंक में आकर के डिपॉजिट करेंगे, बैंक उसको जब लोन के रूप में मूव करेगी तभी तो जाकर के तभी तो जाकर के मल्टीप्लायर क्रिएट होगा। अगर वो बैंक लोन ही ना दे, वो अपने पास रिजर्व के रूप में होल्ड करके चुपचाप अपने पास पैसा रखे रहे, तो क्या ये मल्टीप्लायर क्रिएट कर पाएगा? नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो 3 आपके फैक्टर्स हैं वो हमेशा अफेक्ट करते हैं आपके पूरे के पूरे मनी मल्टीप्लायर के प्रोसेस को। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।